नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। इस क्लास में हम बात करेंगे मृदाओं पर। जो मृदाएं हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं, क्या है मृदाएं, उनका उपयोग क्या है, और अलग अलग मृदाओं के प्रकार की बात करेंगे। एकदम परीक्षा में सवाल यहीं से आते हैं, हर परीक्षा में सवाल आते हैं। कोई भी परीक्षा उठा करके आप देख लीजिए, यहाँ से सवाल आपको जरूर मिलेंगे। और पढ़ना भी आपको वही चाहिए जहाँ से आपके परीक्षाओं में सवाल आए, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे इस क्लास में मृदा को। और एक चीज़ और है, मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन का सेट लेके आया जाए जो कि बहुत उपयोगी है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और फटाफट उनका एक रैपिड फायर भी कराया जाए ताकि आप उसमें एंगेज हो पाएँ और सवालों के द्वारा आपकी तैयारी और बेहतर हो पाए। तो बहुत जल्द ही मैं अपने प्रोड्यूसर से बात करूंगा कि जल्दी से जल्दी वो ऐसा प्रोग्राम वो बना पाएँ कि क्वेश्चन आंसर आपको उस तरीके से मिलने शुरू हो जाए, ठीक है ना। तो पूरे जोश खरोश के साथ क्लास में आ जाइए। बात करते हैं आज मृदा की और पढ़ लेंगे इस मिट्टी के बारे में, जिस मिट्टी को माथे पर लगाते हैं और कहते हैं भारत माता की जय। तो आज भारत माता की जय वाले इस मिट्टी के बारे में हम सब कुछ पढ़ लेंगे कि है क्या ये, ठीक है ना। तो मिट्टी क्या होती है, मृदा क्या होता है, ये जब इस धरातल का निर्माण हुआ, जिस धरातल पर आप खड़े हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो जो धरातल है ना, उसका निर्माण कैसे हुआ, वो लंबे समय तक होता रहा। और निर्माण क्या हुआ है, लंबे समय तक होता रहा है। उनमें कई परिवर्तन हुए, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हुए, और उसके बाद में जो धरातल आपको दिख रहा है इसका निर्माण हुआ। तो जो आपकी मृदा है, जो आपकी मिट्टी है, इसमें करीब 5% कार्बनिक पदार्थ हैं। कौन से कार्बनिक पदार्थ? अपघटित कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है। तो 5% इसमें अपघटित कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, अपघटित कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसी में 45% आपके अकार्बनिक मिनरल्स पाए जाते हैं, अकार्बनिक मिनरल्स पाए जाते हैं, यानी कि जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है। तो इसमें 45% अकार्बनिक मिनरल पाए जाते हैं, मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है ना। अकार्बनिक मिनरल्स पाए जाते हैं कितने? 45%। और 50% में आपका हवा, जल और जीव, हवा, जल और जीव पाए जाते हैं, ठीक है ना। आपके मिट्टी में देखा होगा केंचुए होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मिट्टी में पानी होता है, मिट्टी में हवा होती है, जो आप वायुमंडल महसूस करते हो मिट्टी में भी होती है। तो कुल मिलाकर के वो जो संगठन मिट्टी का है ना, वो ऐसे बना हुआ है। उसमें 5% आपको अपघटित कार्बनिक पदार्थ, 45% अकार्बनिक मिनरल मिलते हैं, और 50% में जल, वायु और जीव पाए जाते हैं। ये है आपका मिट्टी। और क्या आप अपनी मिट्टी से प्रेम करते हैं? बहुत बात होती है इस देश में किसानों की, मिट्टी के लिए जान दे देंगे, कुछ भी करेंगे मिट्टी के लिए ना, उसकी बात होती है। ये वही वाली मिट्टी है, क्योंकि इसी मिट्टी से जब अन्न पैदा होता है तो आप खाते हैं, ठीक है ना। तो मिट्टी का और इस मिट्टी पे अन्न उगाने वाले किसानों का हमेशा सम्मान करिएगा। जब आप अधिकारी बन जाइएगा ना, तो जब भी कोई पॉलिसी बनाइएगा, कोई नियम निकालिएगा, तो उनको ध्यान में रखिएगा कि उनके बिना आपका जीवन चंद समय भी नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं मृदा के प्रकार की, ठीक है। तो मृदा के प्रकार कितने होते हैं, तो हम देखेंगे मृदा के प्रकारों को। तो मृदा के 8 प्रकार हैं। कितने? 8 प्रकार हैं। मृदा के 8 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला देखेंगे जलोढ़। क्या? जलोढ़, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे काली मृदा या काली मिट्टी जिसे आप कहते हैं, और इसी को रेगुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर कहा जाता है। इसके अलावा लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा। इसके अलावा लैटेराइट, लैटेराइट। इसके अलावा आप देखेंगे मरुस्थलीय, मरुस्थलीय। अगला आप देखेंगे पर्वतीय, ठीक है ना।
1 2 3 4 5 6 पर्वतीय। इसके अलावा आप देखेंगे पीट एवं जैव अपघटक, पीट एवं जैव अपघटक वाली मृदा, ठीक है ना। तो एक कितने हो गए, 6-7 हो गए। इसके अलावा एक आध के नाम छूट रहे, मैं देख लेता हूं। हाँ, लवणीय मृदा, और इसके अलावा बाकी मैंने सारे आपको लिखा दिए, ठीक है ना। तो लवणीय मृदा, एक लवणीय मृदा है जो आपका छूट रहा है, लवणीय मृदा, ठीक है ना। तो 5 इधर और 3 इधर, कुल मिलाकर के 8 प्रकार की मृदाएं आपकी हो गई, ठीक है ना। अब इनको एक एक करके पढ़ना है कि ये कैसे बनती है, इनका निर्माण कैसे होता है, इनकी विभाजन क्या है, इनमें क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है, किस चीज़ के पाए जाने की वजह से इसमें कौन सा फसल उत्पादित होता है, ये सारी चीज़ आप समझ पाएंगे। और यही नहीं, यहीं से आप समझ ये पाएंगे कि किसी चीज़ का उत्पादन कहाँ पर ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा। अगर मिट्टी को समझ लिया और मिट्टी से जुड़ गए ना, तो आसमान में आपका पताका बुलंद होगा। इसीलिए मिट्टी बहुत ज़रूरी है, और इसी मिट्टी से मैं आज आपको सब कुछ समझा दूंगा कि अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन कहाँ होगा तो आप बता पाएंगे, आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होगा तो आप बता पाएंगे, आपसे अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ हुआ तो आप बता पाएंगे, क्योंकि सब कुछ मिट्टी से है। और अगर मिट्टी को समझ लिया तो सब कुछ समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपके परीक्षाओं में जितने भी सवाल आते हैं, अगर मिट्टी से कनेक्ट करके पढ़ लिया ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। हम मिट्टी के प्रकार पर बात करें उससे पहले एक बात और समझ लेते हैं कि मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहले देखते हैं मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक। मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक, मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक, मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कारक है जो मिट्टी को प्रभावित करता है वो क्या है, उच्चावच। क्या है, उच्चावच, उच्चावच, ठीक है ना। उच्चावच मतलब कि कहाँ पर ढलान है, कहाँ पर ऊंचाई है, कहाँ पर समतल है, ये प्रभावित करता है मिट्टी को। दूसरा है आपका जलवायु। क्या है, जलवायु, यहाँ भी प्रभावित करती है। तीसरी बात है वनस्पति। क्या है, वनस्पति। उच्चावच, जलवायु और वनस्पति ये सबसे मेजर चीज है जो किसी जगह की मिट्टी को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। ये सबसे मेजर चीज है जो किसी जगह की मिट्टी को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो जनक सामग्री है, ठीक है ना, जो जनक सामग्री है वह भी प्रभावित करती है। जनक सामग्री मतलब ये जो, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये भी प्रभावित करती है मिट्टी को। तो मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उच्चावच, जलवायु, वनस्पति और जनक सामग्री, ठीक है ना। आप देखते हैं कि क्लाइमेट के अनुसार ही चीज़ें पैदा होती हैं। आप अगर साउथ इंडिया में जाइएगा तो आपको गेहूँ जल्दी नहीं मिलता है, वहाँ पर हर खाने में आपको चावल ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो गेहूं को पैदा नहीं होने देती है। गेहूं पैदा होने के लिए ठंडी ज़रूरी है। गेहूं के आधे फसल में ठंडी का मौसम होना चाहिए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इंडिया में जो गेहूं है ना, रबी का फसल है। कब बोया जाता है, यही नवंबर दिसंबर के आसपास बोया जाता है और उसको जून के आसपास उसको काट लिया जाता है, मई जून के आसपास काट लिया जाता है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उत्तर भारत में उस वक्त ठंडी होती है जब इसकी बुआई की जाती है। अगर इसको साउथ इंडिया में बोएंगे तो वहाँ की जलवायु क्या है, अपेक्षाकृत गर्म है, तो वहाँ पर ये पैदा नहीं होती है। मिट्टी से आपको समझा दिया क्या कि कहाँ पर गेहूँ पैदा होगा, कहाँ पर पैदा नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ मिट्टी को अगर नहीं समझ पाए तो मिट्टी में मिल जाओगे, ठीक है ना। तो मिट्टी को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे बात करते हैं मिट्टी के प्रकार की, और आज की क्लास में हम बात करेंगे जलोढ़ मृदा की। किसकी, जलोढ़ मृदा की। जलोढ़ मृदा की बात करेंगे, इसको मिटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको नोट किया होगा। बात करेंगे किसकी, जलोढ़ मृदा की। जलोढ़, जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है,
जलोढ़ का मतलब होता है जो जल को आरोहित किया हुआ है, जिसमें जल का आरोहण है, जो जल से आया है, वो जलोढ़ होता है। ठीक है ना। तो जो जलोढ़ मृदा है वो कैसे बनती है, जब नदियाँ ऊपर से, यानी कि ऊपर कहाँ से, पर्वत से जमीन की ओर आती हैं, समतल की ओर आती हैं, तो वो अपने साथ दुनिया भर का उछेप लेकर के आती हैं और उन उछेपों को कहाँ पे छोड़ देती हैं, इन्हीं समतल एरियाज में छोड़ देती हैं। और ये समतल जो मैदान है ना, ये जितनी भी उछेप लेकर के आती है यहाँ पर छोड़ते हुए चली जाती है। नदी आगे जाकर के डेल्टा का निर्माण करती है, उसके बाद में फिर समंदर में मिल जाती है। नदी का अंत समंदर ही होता है। ठीक है ना, नदी का अंत समंदर ही होता है। और एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है कि गिरगिट्टा का दौड़ कंडौरा तक होता है और मुल्ला का दौड़ मस्जिद तक होता है, उसी प्रकार नदी का दौड़ समंदर तक होता है। उसके प्रारंभ में ही लिखा होता है कि जाकर के समंदर में मिल जाएगी। तो नदी आती है और छेप को मैदान में छोड़ती है और उसके बाद में समंदर में चली जाती है। तो जो अवक्षेप छोड़ती है उसके बाद जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे जलोढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़ कहा जाता है, क्योंकि ये जल से बनती है, जल के साथ आई हुई मिट्टी से इसका निर्माण होता है। हर मिट्टी में जल पाया जाता है, लेकिन जलोढ़ में जल की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि उसी के अवक्षेप से वो बनता है। अब जो जलोढ़ है ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं। जो जलोढ़ है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो बांगर और दूसरा खादर। एक होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। ये क्या है, इनमें क्या अंतर है, तो इसको पहले समझ लीजिए। बांगर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़। क्या? पुरानी जलोढ़। बांगर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़। और जब जलोढ़ नवीन हो जाती है, जो नवीन जलोढ़ होती है, उनको खादर कहा जाता है। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो जो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल वाला जो पार्ट है ना, वो क्या है? खादर का मैदान है। और खादर जो है ना, ये ज़्यादा उपजाऊ होता है, ये ज़्यादा उपजाऊ होता है। और यहाँ पर आपको विस्तृत रूप से वह खेती मिलेंगी जिनमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए धान, जूट, इनका उत्पादन कहाँ होगा? इस खादर के मैदान में होगा। किसका? धान का और जूट का। जूट और धान सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? आपके उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में पाए जाएंगे। ठीक है ना। कहाँ पाए जाएंगे? यहीं पर पाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल में चावल ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि जो उसकी मिट्टी है वो क्या है? खादर है। और खादर क्या है? नवीन जलोढ़ होती है। ठीक है ना। इनकी जो उत्पादकता है वो बहुत अधिक होती है। इसके अलावा बांगर भी कम उत्पादक नहीं होता है, बांगर भी बहुत उत्पादक होता है, लेकिन खादर की अपेक्षा इसकी उत्पादकता कम होती है। ठीक है ना। ये तो हो गई सामान्य सी बात। थोड़ा सा टेक्निकल बात देखते हैं कि जलोढ़ में पाया क्या किया जाता है। तो जलोढ़ में आप अगर देखेंगे तो इसमें चूने की अधिकता होती है। क्या होती है? चूने की अधिकता होती है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। और इसमें चूने की अधिकता होती है। चूने की क्या होती है? अधिकता होती है। चूने की अधिकता होती है। तो चूने की इसमें अधिकता होती है, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। ये इसका एक जो है अलग पहचान होता है। यही नहीं, ये भारत के 40% जो मृदा है ना, उसका 40% भाग क्या है? जलोढ़ है। और यही ना ये पेट भरता है किसका? इंडिया का। सबसे ज़्यादा उत्पादकता इसी की होती है। आप देखेंगे जो गंगा जमुना का दोआब है ना, वो दुनिया के सबसे ज़्यादा उत्पादित क्षेत्रों में इसकी उत्पादकता सबसे ज़्यादा है, उनमें से एक है। इसके अलावा जो पंजाब हरियाणा का पार्ट है, बंगाल का पार्ट है, पूरा बिहार का पार्ट है, इसमें उत्पादकता बहुत ज़्यादा है। जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, उन्होंने ना कृषि में नए नए तरीके बहुत अपनाए, उन्होंने डेवलपमेंट किए, कृषि खोज किए। लेकिन बिहार और यूपी और पश्चिम बंगाल में परंपरागत खेती करते रहे, इसीलिए पीछे हैं, जबकि उत्पादकता उनसे ज़्यादा है। ठीक है ना। तो अगर
हम उस पर ध्यान आकृष्ट करें तो निश्चित तौर पर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में पंजाब और हरियाणा से 10-20 गुना ज़्यादा बेहतर उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है आधुनिक तरीकों की, ठीक है ना। तो ये थी जलोढ़। अगली क्लास में हम बाकी जो वर्गीकरण है उसको समझ लेंगे। इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी और ये मिट्टी आपको पसंद आई होगी। मिट्टी की खुशबू ही ज़बरदस्त होती है। कभी बैठिए, कब जब जून या जुलाई का महीना होता है, पहली बरसात आती है, पड़ती है मिट्टी पर और बेहतरीन खुशबू निकलती है, सोंधी सोंधी, तब मज़ा आता है ना। भारत की मिट्टी का महक ज़बरदस्त होता है। तो इसी मोड़ पर क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में जहां हम बात करेंगे इनके वर्गीकरण की। बहुत बहुत धन्यवाद।